यूएई अगर ओपेक और ओपेक प्लस देशों से अलग होता है तो इसमें अब वो अपने हिसाब से इंडिपेंडेंटली फैसला ले सकेगा, जैसा नरेंद्र तनेजा साहब कह रहे थे। अपने हिसाब से तेल का उत्पादन घटाएगा, अपने हिसाब से तेल का उत्पादन बढ़ाएगा। और ऐसे में भारत के साथ संबंधों के आधार पर ओपेक का इंडिपेंडेंट होना तेल उत्पादन के मामले में, प्रोफेसर स्वर्ण सिंह साहब, कितना अच्छा है? हाँ, देखिए, इससे दोनों तरह के सकारात्मक नतीजे और कुछ चिंताएं भी इससे बन सकती हैं। ओपेक में रहने से एक पूरा जो कॉकस है, एक पूरा कार्टेल है जो इनका, वो अक्सर कीमतों पर ध्यान रखते हैं कि उन कीमतों को कितना बनाए रखना है, किससे नीचे नहीं गिरना देना है, उत्पादन कितना होना चाहिए, बाजार में कितना आना चाहिए, वगैरह वगैरह। तो उससे हटने के बाद एक हद तक ठीक है कि यूएई को एक तरह से आजादी होगी कि वो किसको तेल बेचना चाहेगा, किस दाम पर बेचना चाहेगा, वगैरह वगैरह। पर ऐसा नहीं है कि राष्ट्रों पर दबाव नहीं बनाए जा सकते। आपने लगातार देखा है कि ईरान के प्रति किस तरह से अमेरिका ने बार बार ये दिखाया कि वो जो ईरान से तेल खरीदने वाले देश हैं उन पर वो रोक लगा सकता है। तो इस तरह से वो एक तरह से अलग थलग भी होता हुआ नजर आएगा। पर जहां तक आपने पूरे इस क्षेत्र की तेल की राजनीति की बात की है, मुझे लगता है उसमें सबसे बड़ा जो बदलाव आया है पिछले 2 महीने में, वो ये कि आज ईरान को शायद परमाणु हथियारों की जरूरत नहीं है। उसका जो काबू करने का तरीका है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का, वो ठीक उसी तरह का काम आज कर रहा है जो उसके परमाणु हथियार कर सकते थे। और खासकर आज जिस तरह से आप देखें कि कल जब अब्बास अरागची मिले हैं राष्ट्रपति पुतिन से और उन्होंने कहा कि उनको अपनी सुरक्षा बनाने का पूरा अधिकार है, उसके बाद उनके जो एम्बेसडर यूनाइटेड नेशंस की सुरक्षा परिषद में है, उन्होंने तो खुलकर एक तरह से भर्त्सना की है। कहा कि पश्चिमी देश खुद पायरेसी का काम कर रहे हैं, खुद गैर कानूनी काम कर रहे हैं। और उन्होंने कहा कि युद्ध के समय में जब ईरान पर खतरा मंडराएगा तो वो अपने टेरिटोरियल वाटर्स को बिल्कुल सुरक्षित करने के लिए आवागमन इस तरह के जहाजों का बंद कर सकता है। तो इस तरह से मुझे लगता है कि इस पूरे ये जो भू राजनीति यहाँ की है, उसमें सबसे बड़ा बदलाव ये है कि आज लग रहा है 2 महीने बाद कि शायद ईरान बार बार चाहेगा तो वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करेगा। ये सोचना पड़ेगा बाकी तेल के निर्यातक देशों को। और मुझे लगता है ये भी एक कारण रहा होगा कि यूएई अपने आप को ओपेक से अलग करना चाह रहा है, क्योंकि ओपेक का एक इमेज है जिसमें वो ईरान के विरोध में देखा जाता है एक तरह से। तो उस तरह से भी ये एक कारण हो सकता है कि यूएई ने ये तय किया कि उनको ओपेक से अलग हो जाना चाहिए, ताकि वो एक तरह से संतुलन बना सकें कि पश्चिमी देशों से तालमेल कैसे बनाना है और भविष्य में जब जरूरत पड़ेगी तो ईरान के साथ भी किस तरह से तालमेल अपना बनाना है उनको। तो ये एक रणनीति यहाँ पर हो सकती है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार लंदन से जुड़े हुए हैं और नरेश कौशिक साहब, साथ ही साथ धीरज कौल साहब भी यूएसए से जुड़ गए हैं। नरेश जी, आपके पास आता हूँ, जरा धीरज कौल साहब से भी पूछ लूँ। तो धीरज कौल साहब भी इस मामले पे ऑयल के चीज़ों को काफ़ी गहराई से स्टडी करते रहते हैं समय समय पे। धीरज कौल साहब, हम लोग अभी चर्चा कर रहे थे कि यूएई का ओपेक से अलग होना, ये इसको कैसे रीड किया जाए पूरे क्षेत्र में ऑयल सप्लाई को लेकर के? जी हाँ, नमस्कार। थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। और देखिए, यूएई और कहीं ना कुवैत, मुझे लगता है आगे कुवैत का भी इसमें स्टूडेंट आने वाला है। ये एंटिसिपेटेड था कुछ हफ्तों से और काफी डिसरप्शन हो रहा है। और एक और जो हमें यहाँ पे मीडिया में इंफॉर्मेशन आ रही है कि पहले यूएई का अब नया एक स्टैंस ये है कि जो यूएस बेसिस हैं यूएई के ऊपर, वहाँ की जो लोकल पॉपुलेशन है, जो एमिराती लोग हैं, उनका कहीं न कहीं मीडिया के अंदर, सोशल मीडिया पे अगर आप उनका देखें, तो वो बार-बार ये डिसेंट के क्वेश्चन उठा रहे हैं कि हमारी क्या सिक्योरिटी, ऑल्दो 90% जो ट्रैजेक्टरीज़ उनके ऊपर गिरी वो डिफ्यूज़ हो गई बिकॉज़ ऑफ डिफेंसिव वेपनरी। लेकिन फिर भी क्योंकि यूएई का देखिए पूरा बिज़नेस ही 2 ही चीज़ों पे चल रहा है, एक तो ऑयल और गैस और दूसरा इसके ऊपर जो उनका टूरिज़्म है, जो नवंबर से अप्रैल तक चलता है, जो उनका पीक सीज़न है अभी। और उसके ऊपर तकरीबन $500 मिलियन का उनका पर मंथ का रेवेन्यू का डिस्ट्रक्शन हो रहा है। इसके अलावा वहाँ पे यूएई का पूरा अगर आप इकोनॉमिकल मॉडल देखें, तो वो स्टेबिलिटी, रिलायबिलिटी और सिक्योरिटी पे था, जो पूरी तरह तरीके से इस टाइम शेकन है।
दुबई की रियल एस्टेट मार्केट इस टाइम आपको सामने ही दिख रहा है कैसे तेजी से नीचे की तरफ गिर रही है, डिमांड डिस्ट्रक्शन हो रही है। तो कहीं ना कहीं उनको एग्जिस्टेंस और फ्यूचर अगले 10-15 साल में यूएई कैसे अपने एक फाइनेंशियल हब जैसे सिंगापुर मॉडल पे वो चलना चाह रहा था, कैसे उसे मेंटेन करेगा। तो इसमें बहुत सारे सवाल हैं और उनकी जो अंदर की एडमिनिस्ट्रेशन है वो इसको रीअसेस कर रही है कि हमें फायदा क्या है, नुकसान क्या है यूएस के साथ एसोसिएट होने का। और ये एक ऐसा एरिया है जिसके ऊपर यूएस इज वेरी वेरी सेंसिटिव कि हमारे जो गल्फ में पकड़ है, जो हम उनको सपोर्ट करते हैं उनके ऑयल के बेस पे पेट्रो डॉलर और साथ में क्या सेफ्टी सिक्योरिटी देते हैं, हम नहीं चाहते कि हमारी रेपुटेशन उसमें खराब हो जाए। और आज भी अगर आप उठाकर देखें तो सऊदी स्टिल पुशिंग यूएस, और साथ में ऑब्वियसली इसराइल तो कर ही रहा है कि ये डिसाइसिव हो वेब, क्योंकि कोई भी नहीं चाहेगा आईआरजीसी के हाथ में ईरान जैसी एक इतनी स्ट्रॉन्ग जियोपॉलिटिकल लोकेशन और वर्ल्ड की एनर्जी को छोड़ देना। इसके अलावा अगर मार्को रूबियो का आप रीसेंट स्टेटमेंट देखें तो उन्होंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोली। उन्होंने बोला देखिए कैसे इन्होंने एक तरीके का वेपन बना दिया है ऑयल को, और इकोनॉमिकल वेपन के जैसे इसे यूज कर रहे हैं आईआरजीसी पूरे वर्ल्ड को नीज पे लाने के लिए, स्पेशली साउथ हालांकि ईस्ट एशिया की हालांकि कंट्रीज। ऑयल हमारा तो कम इफेक्ट होता है, हाँ, लेकिन हालांकि ऑयल एक को मिनट में वेपन खत्म बनाने करता का हूँ। काम जो है, हाँ, ऑयल को वेपन बनाने का काम ईरान ने भले ही किया हो, लेकिन उस वेपन के आग में जो है ना यूएस ने भी घी का काम किया है। वो भी जिस तरह से नाकेबंदी Absolutely, की है वो भी एक उसमें तरीके से वेपन ही बना है। हाँ, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन उन्होंने एक जो नेक्स्ट स्टेटमेंट बोली जिसपे मैं बिलीव करता हूँ कि ऐसी ऐसी रिजीम को कौन, वर्ल्ड की कौन सा देश न्यूक्लियर वेपन के साथ ट्रस्ट कर पाएगा। तो कहीं ना कहीं आई थिंक ठीक है, वर्ल्ड के इस अंदर एपिटाइट नहीं है कि हरमूज को आईआरजीसी के हाथ हाँ, में छोड़ा जा सके। तो मुझे नहीं दिख रहा कि बिल्कुल। आईआरजीसी के हाथ में ईरान को छोड़ने के लिए दुनिया के कोई भी एडवांस कंट्री इस टाइम मेंटेन है, अनलेस आईआरजीसी अंदर से टूटे और उनकी टॉप लीडरशिप हटे, जो अभी फिलहाल नहीं दिख रहा। हाँ, बिल्कुल। दो चीज़ आपने काफ़ी इंपॉर्टेंट कही नरेश कौशिक सर। एक तो इस ओपेक से निकलना यूएई का एक ये भी दिखा रहा है कि उस पूरे रीजन में अमेरिका के भरोसे जो सिक्योरिटी वाला एक फार्मूला था, समझौता था, उसको डेंट हुआ है। अब लोग अपने रास्ते तलाश रहे हैं, या फिर कहें कि सिक्योरिटी के लिए कोई और विकल्प देखेंगे या फिर और मजबूत करेंगे। दूसरा कि अब जिस स्थिति में पहुंच चुका है हालात, कोई नहीं चाहेगा, जो अभी कह भी रहे थे धीरज कौल साहब, कि आईआरजीसी के हाथ में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को छोड़ा जाए। जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कितना इंपॉर्टेंट है, जब तक खुला था तब तक लोगों को उतना पता नहीं था जितना अब एहसास होने लगा है। देखिए, ये जो डॉक्टर धीरज पॉल कह रहे हैं, ये दरअसल अमेरिका की और उनकी खुशफहमी है। असली बात यह है कि इस समय ईरान में आईआरजीसी का और जो उग्रवादियां हैं, वादी हैं, उनका कंट्रोल है, और उनके कंट्रोल से कोई बाहर की ताकत ईरान को मुक्त नहीं कर सकती। अगर कुछ बदलाव हुआ तो ईरान में ही होगा, लेकिन लगता नहीं है। जो पिछले कुछ हफ्ते के जो आसार हैं कि उसमें ईरान में जो गर्मपंथी हैं, जो इस समय दरअसल जो आईआरजीसी के जो चीफ हैं, वो सबसे ज्यादा पावरफुल हैं इस समय। कहने को तो जो है जो खमीनेई हैं, मुर्तजा खमीनेई, जो अयातुल्ला खमीनेई के बेटे हैं, वो इंचार्ज हैं, लेकिन वो बीमार हैं, वो काफी घायल हैं, और अगर वो ठीक भी हो तो पता नहीं उनका कितना कंट्रोल रहेगा। तो वहां पर दरअसल इस समय एक मार्शल लॉ जैसी स्थिति है, जिसपे मैं नहीं समझता कि कोई अमेरिका या कोई बाहर का कोई ताकत कोई बहुत असर डाल सकती है। उसकी सीधी वजह है कि 2 महीने जो लड़ाई हुई है उसमें ईरान ने जो दिखाया है, उसके बाद ये लगता नहीं है कि ट्रंप चाहकर भी कुछ ज्यादा कुछ कर पाएंगे, क्योंकि अब स्थिति यह है कि वो ईरान को आर्थिक दबाव से झुकाने की कोशिश कर रहे हैं। बाद में उसके कि बावजूद उसके कि उनका जो पहले जो मिलिट्री वाला दबाव था, उससे तो कोई फर्क पड़ा नहीं। अब आर्थिक दबाव वो भी वही कर रहे हैं जो ईरान ने किया था। दरअसल वो नहले को दहला करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि इससे कोई बहुत असर होगा। इस समय जो है एक फ्रोजन स्थिति है, जो बिल्कुल नर्व्स जो है दोनों की टकरा रही हैं, और अभी तक की जो स्थिति है उसमें ईरान मुझे आगे दिखता है, क्योंकि उसके पास जो लीवरेज है ये यही लीवरेज नहीं है, ये तो बाद में बनाया, जैसा कि हम जानते हैं। असली लीवरेज उसका न्यूक्लियर वेपन है, जो अब मुझे नहीं लगता कि वो किसी तरह से उस पर समझौता
करेगा, उसकी स्थिति मुझे दक्षिण को नॉर्थ कोरिया जैसी, उत्तर कोरिया जैसी होती हुई दिख रही है। वो किसी की परवाह नहीं करेगा, अब अपने वेपनाइजेशन की तरफ बढ़ेगा। तो ये तो हुई ये बात। जो दूसरी बात जो आपने ओपेक के यूएई वाली बात की, उसका मुझे ऐसा लगता है कि यूएई पर आपने देखा कि सबसे ज्यादा असर इस लड़ाई का हुआ है। यानी ईरान ने इतना इजराइल पर भी हमला नहीं किया जितना हमला उसने यूएई पर किया। तो यूएई भी अपने अब विकल्प तलाश रहा है और उसको ये लगता है कि इस समय जो स्थिति बनती दिख रही है उसमें ईरान से उसको हमेशा टक्कर लेते हुए, हमेशा उससे दुश्मनी से फायदा नहीं होगा। तो वो आगे अपने संबंध ईरान से सुधारने की कोशिश कर रहा है। और जैसा कि हमने सुना, तनेजा साहब ने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही कि दरअसल इस समय जो स्थिति है वो सबसे ज्यादा जो है सऊदी अरब जो कंट्रोल करता था उससे यूएई जो है बहुत परेशान है। और भी देश परेशान है लेकिन यूएई क्योंकि बड़ी ताकत है उस क्षेत्र में, तो उसको ये लगता है कि अपने को इस समय अलग करना और ज्यादा आगे चल के दिखाना, अपने विकल्प तलाशना ज्यादा महत्वपूर्ण है।